हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक को आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यह इस टॉपिक से संबंधित वीडियो भाग 1 है। इस टॉपिक से संबंधित मेरे पुराने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जो कि ज़्यादातर ऑनलाइन वीडियो है, जिसे मैंने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास के रूप में लिया था। इस टॉपिक पर बेसिक से वीडियो मेरा नहीं बना था, इसलिए बेसिक से आज का यह वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। किससे संबंधित? क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। जब तक हम लोग किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं समझे रहेंगे तब तक उसका कठिन प्रश्न अच्छे से नहीं हल कर सकते, न ही उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन टॉपिक से लेकर यह बेसिक वीडियो बना रहा हूं। यह वीडियो भाग 1 है और आज के वीडियो में मैं परिमाप पर चर्चा करूंगा, यानी कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है और जो परिमाप के सूत्र हैं वो कैसे बनते हैं। साथ ही साथ हम बिना सूत्र रटे या याद किए किस तरह विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, ये भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और चलिए तो बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या क्या लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर कुल 4 आकृति बना हुआ है। एक है त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो मैंने एक सामान्य त्रिभुज लिया है, फिर समकोण त्रिभुज, एक वर्ग और एक आयत। पहले समझते हैं इनके बारे में। देखिए, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप की एक परिभाषा होती है। देखिए, परिमाप हम किसे कहते हैं ये जान लें। आज का हमारा टॉपिक क्या है? परिमाप यानी पेरीमीटर पर आधारित। तो दी गई आकृति के सभी भुजाओं के माप का योगफल परिमाप कहलाता है। परिमाप क्या होता है? तो जो भी आकृति दिया गया है, चाहे वो त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, वर्ग हो या आयत हो, ये क्या किससे बना है? विभिन्न भुजाओं से बना है, कई भुजाओं से बना है। तो उन भुजाओं के माप को अगर जोड़ दें, योगफल कर दें, तो जो योगफल प्राप्त होता है वही क्या होता है? परिमाप। यहां देखें, जैसे ये त्रिभुज है तो देखें ए से लेकर यहां बी तक जब सीधा चलते हैं, यहां से लेकर सीधा चले बी तक, तो ये कहलाता है एक भुजा। अब बी से देखिए हमारा रास्ता सीधा न जाकर मुड़ गया, तो यहां से लेकर बी बिंदु से लेकर ये सी बिंदु तक सीधा आते हैं, तो ये कहलाता है दूसरा भुजा। और ये हो जाएगा सी से लेकर फिर ए तक आते हैं तो तीसरा। तो इस तरह 1, 2, 3 भुजा त्रिभुज में होता है और इसीलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों भुजाओं का माप को जोड़ देंगे, योगफल कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा संख्या वही कहलाता है परिमाप। जैसे इसका जानना है तो इसमें भी देखो 3 भुजा है और समकोण त्रिभुज में इस तरह खड़ी भुजा को बोलते हैं लंब, और ये नीचे वाला जिसके आधार पर वो टिका हुआ है, आधार मतलब जिसके सहारे वो खड़ा है, तो ये कहलाता है आधार। और ये जो तिर्यक रेखा है, ये जो तिरछा, जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज का, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज तो ये भी है, लेकिन यहाँ इन भुजाओं का इस तरह लंब, आधार, कर्ण नाम नहीं है, इसीलिए इसको अलग से भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक, तो इसी तरह ये लंब, आधार और ये जो कर्ण भुजा है, इन तीनों भुजाओं को माप कर योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तब ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का परिमाप हमें मिल जाएगा। उसी तरह देखें यहाँ एक वर्ग है, वर्ग में चारों भुजा समान होता है, चारों कोण 90-90 अंश का होता है। तो अगर हम एक भुजा का माप पता चल गया तो क्या करेंगे? उसी को 4 बार लिखकर जोड़ सकते हैं, या भुजा का किसी को कई बार जोड़ने के बजाय जितना बार उसको जोड़ रहे हैं उससे गुणा कर देते हैं, तो इसलिए हो जाता है भुजा गुणित 4 या 4 गुणित भुजा। ठीक, तो इस तरह एक भुजा का मान पता चल गया, तो चूंकि सभी भुजा का मान समान होता है इसलिए आसानी से इसका परिमाप जान सकते हैं। आयत में देखें तो आयत में देखो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, यानी आमने सामने की भुजा क्या होता है? समान होता है। तो इस लंबाई का जो बड़ी भुजा है उसका मान पता चल जाए और ये चौड़ाई का मान पता चल जाए, तो हम इसका भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखें, अगर किसी आकृति का परिमाप जानना है तो उसकी भुजाओं का माप हमको पता चल गया, तो जितने भुजा से बना है
उतने भुजा के माप को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, ये है देखिए वृत्त, ये क्या है, वृत्त कहा जाता है। अब वृत्त में ये जो केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, इसकी जो दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या। और इस तरह से ये जो जीवा है, इस रेखा को बोलते हैं जीवा। एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है जीवा, सीधी रेखा। ठीक, तो ये सबसे बड़ी जीवा जो कहलाती है, जो कि केंद्र से होकर जाती है, इसको कहते हैं व्यास। तो वृत्त से संबंधित अगर परिमाप जानना है, अब वृत्त में बता दूं, वृत्त के परिमाप को बोलते हैं परिधि। क्यों बोलते हैं, देखिए ये तीनों जो आकृति है वो सीधी रेखा से, सीधी रेखा वाली भुजाओं से बना है। यानी जो भुजा हम कब कहेंगे, जब वो सीधी रेखा हो। ठीक है, तो सीधी रेखा को भुजा कहते हैं। और जितने सीधी रेखाओं यानी जितने भुजाओं से मिलकर ये आकृति बना है, उन भुजाओं के माप को जोड़ देंगे तो परिमाप मिलता है। लेकिन जो वृत्त है वो सीधी रेखा से नहीं बना है, किससे बना है, वक्री रेखा से। गोल वाला को क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। तो ये वक्र रेखा है, इसलिए इसको भुजा नहीं बोल करके इसका जब भी माप ज्ञात करते हैं, परिमाप, जिसके लिए परिमाप के लिए इसमें क्या शब्द है, परिधि। क्या शब्द है, परिधि। तो यहां पर इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr। तो वृत्त पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा के लिए लेते हैं आयत। आज हमारा जो चर्चा का चित्र है, आकृति है, वो कौन सा है, आयत। तो सबसे पहले आयत की परिभाषा जान लें। तो देखो, आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान माप की हो। तो देखो, एक चतुर्भुज है, चार भुजा है, 1 2 3 4। तो एक चतुर्भुज है, कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। तो ये देखो, ये दोनों भुजा एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये दोनों भुजा एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये देखो, ये और ये दोनों एक समान है, एक बराबर माप की है, और ये दोनों भुजा आपस में एक बराबर माप की है। ठीक, कैसे, देखो, ए से लेकर बी, तो ए बी भुजा कहलाता है। इसका नामकरण करते हैं तो याद रखना, इंग्लिश में जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। ए बी नामकरण करना सही रहता है, लेटर के क्रम के अनुसार नामकरण होता है। ठीक है, तो इसको ए बी भुजा कहेंगे। तो ए बी भुजा देखें, और ये सी डी भुजा, क्योंकि सी के बाद डी आता है। तो ए बी भुजा और डी सी भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन नियम कहता है कि लेटर के क्रम में रखना चाहिए। तो ए बी भुजा और सी डी भुजा या डी सी भुजा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन नियमतः सी डी होना चाहिए। तो ये दोनों भुजा देखो क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और ए डी और बी सी, ए डी और बी सी भुजा भी क्या है, आपस में बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। और ये जो कोण है, चारों कोण, ये क्या होना चाहिए, चारों कोण 90-90 अंश अर्थात समकोण हो। तो ये 90-90 अंश का होना चाहिए, तब हम उस चतुर्भुज को क्या कहेंगे जी, आयत कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आयत समझ में आ गया होगा। आयत की परिभाषा एक बार पुनः दोहराते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में समान माप की हो तथा ये चारों कोण 90-90 अंश की कहें या समकोण कहें। तो क्या हो, चारों कोण समकोण हो कहें या चारों कोण 90-90 अंश की हो, तो वही चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। अब आयत तो हो गया, आयत जान गए, परिमाप की परिभाषा भी जान गए। तो परिमाप क्या कह रहा है कि चारों भुजाओं के माप, यानी सभी भुजाओं के माप को का जो योगफल है वो परिमाप कहलाता है। तो आयत में कितने भुजा हैं, 4 भुजा। तो आयत का अगर परिमाप जानना है तो चारों भुजा के माप को जोड़ेंगे। तो देखो, यहाँ से ए बी एक भुजा, उसके बाद बी सी एक भुजा, उसके बाद सी डी एक भुजा, उसके बाद ये ए डी एक भुजा। तो चारों भुजा हो गया। तो चारों को जोड़ेंगे। तो देखो, ए बी क्या है, यहाँ देखो लंबाई है, ए बी क्या है, लंबाई है। यहाँ देखिए बी सी क्या है, चौड़ाई, बी सी क्या है, चौड़ाई है। यहाँ से देखें सी डी क्या है, लंबाई है। अब उसके बाद ये ए डी क्या है, चौड़ाई है। हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं,
आयत का परिमाप का जो सूत्र है वो कैसे बना रहता है। ठीक है, खाली मैं परिमाप का सूत्र बता दूंगा तो वो रटने वाली बात हो जाएगा। आयत की परिमाप का जो सूत्र है वो बना कैसे है ये जान जाएंगे तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए देखिए, यहां देखिए लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई ऐसे प्राप्त हुआ। और हम जान रहे हैं गुणा का नियम क्या, समान संख्या को बार बार जोड़ने के बजाय गुणा के रूप में बदल देते हैं। तो यहां देखो 2 बार ऐसे लंबाई हो गया, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह चौड़ाई को अलग लिख दिए। अब देखो क्या बन जाएगा, लंबाई को 2 बार जोड़ने के बजाय 2 से गुणा कर सकते हैं इस तरह। अब धन 2 बार चौड़ाई को जोड़ने के बजाय चौड़ाई को 2 बार क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए यहां कर देता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। तो देखो दोनों में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो 2 आ जाएगा बाहर। दोनों में से 2 बाहर निकाल दिए। या एक और चीज भी कर सकते हैं, दोनों में क्या करते हैं 2 का भाग दे देते हैं तो भी ये हो जाता है। तो हम यहाँ उभयनिष्ठ से समझते हैं। 2 को निकाल लिए कॉमन, क्या बचा अंदर, लंबाई धन चौड़ाई। यही क्या है, परिमाप का सूत्र है। किसके, आयत का परिमाप का सूत्र क्या मिला हमको, 2 गुणित, यहाँ गुणा है, कुछ चिन्ह नहीं माने गुणा है, कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हमारा हो गया आयत के परिमाप का सूत्र। अगर हमको लंबाई पता चल जाए और चौड़ाई पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह आयत का परिमाप निकल जाता है। जैसे मान लो यहाँ एक आयत है, ठीक है, इसका माप 5 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने भुजा बराबर होता है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इसका माप मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने भुजा बराबर होता है तो ये 3 है, तो इसके सामने ये है तो ये भी 3 होगा। अब देखिए इसका परिमाप जानना है तो 2 तरीके हैं। अगर आप समझे हो परिमाप का अर्थ तो बिना सूत्र का उपयोग किए भी बना सकते हो। कैसे भाई, परिमाप का अर्थ ही क्या है, चारों भुजाओं का माप। तो आयत में कभी भी माप दिया रहेगा तो लंबाई और चौड़ाई के रूप में देगा, यानी कि लंबाई लिखा रहेगा 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लिखा रहेगा 3 सेंटीमीटर, इस तरह 2। अब वहां से हमको जानना है आयत की अवधारणा पता होना चाहिए और परिमाप की अवधारणा। तो आयत की अवधारणा क्या कह रहा है कि आमने सामने एक भुजा बराबर है, तो जब ये 5 है तो ये भी होगा और ये 3 है तो ये भी होगा। अब चारों भुजा का मान पता चल गया तो आराम से निकाल सकते हो। कैसे भाई, इसको जोड़ दो तो क्या होगा, ये 3 और ये 5 और ये 3 और ये 5। तो जोड़ोगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 5 3 8, 8 3 11, 11 5 16। कितना हो गया, 16। तो 16 सेंटीमीटर। अब सूत्र जान रहे हो तो उसमें थोड़ा जल्दी होता है। कैसे, अब देखो कोई भी, ये 5 2 बार है तो ये हो गया 10, 3 भी 2 बार है तो ये हो गया 6, तुरंत निकल गया 16 सेंटीमीटर। तो हमें ये सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस तरह आप बनाना सीख ले रहोगे तो सूत्र ऐसे ही याद रहता है, आप उसको रटोगे नहीं। ठीक है, समझे रहोगे तो ऐसा क्यों लिखे हैं। तो भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। अब 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई भी 2 बार है। देखो लंबाई 2 बार है, चौड़ाई भी 2 बार है, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दो, क्योंकि लंबाई भी 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है। ठीक, किसमें, आयत के परिमाप में। तो इस तरह से हम आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र समझते हुए बना सकते हैं। और सूत्र भी याद नहीं है, केवल आपको आयत की अवधारणा और परिमाप की अवधारणा, ये दोनों क्लियर है तो आराम से आयत का परिमाप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये हुआ हमारा आयत का परिमाप। अब देखते हैं वर्ग की परिमाप। अब जानते हैं वर्ग के बारे में। तो देखते हैं पहले वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि वर्ग की परिभाषा क्या होता है। तो ऐसी आयत जिसकी चारों, या लिख सकते हैं सभी भुजाएं समान माप की हो। मैंने कहा चारों, इसके जगह में हम सभी शब्द भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने यहां एक आयत शब्द प्रयोग कर लिया है। आयत में 4 ही भुजा होता है, ये निश्चित है। ठीक है, तो यहां चारों लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो ऐसी आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या हो,
समान माप की हो क्या कहलाती है? वर्ग। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर ये तो 90-90 अंश का होता है और परिभाषा में कहीं पर भी 90-90 अंश या समकोण शब्द नहीं आया, तो ये अधूरा थोड़ी है। नहीं, देखिए यहाँ जो आयत शब्द है, आयत शब्द में क्या क्या चीज समाहित हो जाता है कि वो चतुर्भुज है। दूसरा चीज, उसका जो चारों कोण है वो समकोण है, यानी कि 90-90 अंश का है। तो आयत शब्द लिख देने से ही ये दोनों चीज फिक्स हो गया कि वो चतुर्भुज है और चारों कोण उसका 90-90 अंश है। बस हमको क्या बताना था केवल कि जो सभी भुजाएं हैं, आयत में जो चारों भुजाएं हैं, उसका जो माप है वो क्या है? समान हो, एक बराबर माप की हो, कोई छोटा बड़ा मत हो। तो एक चीज यहां जान लीजिए, वास्तव में वर्ग क्या है? वर्ग एक आयत है। हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। ये जो वर्ग की आकृति होती है वो दरअसल एक विशेष प्रकार का आयत होता है। समझ गए? इसको याद रखना, वर्ग और आयत में अंतर नहीं है। वास्तव में वर्ग एक आयत ही है। हम वर्ग को आयत कह सकते हैं क्योंकि वो विशेष प्रकार का आयत है। कैसे? आप याद करिए, मैंने पहले क्या आयत का परिभाषा बताया, क्या बताया था? जिसकी आमने सामने एक भुजा बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण 90-90 अंश का हो, अर्थात समकोण हो, तो उसे आयत कहते हैं। उसी तरह एक विशेष प्रकार के आयत को जिसकी चारों भुजा समान हो क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। चलिए देखते हैं वर्ग की परिमाप कैसे जानते हैं। तो वर्ग की परिमाप देखिए, वर्ग की परिमाप क्या है? तो मैंने बताया कि किसी भी आकृति की चारों भुजा यानी सभी भुजाओं के माप को योग कर दें। तो इसमें 4 भुजा है और चारों भुजा क्या है? एक बराबर माप की है। तो चारों भुजा को जोड़ेंगे, कौन सा? AB, BC, CD और AD को, इस तरह। तो चारों, चूंकि चारों का माप समान है इसलिए सभी भुजा को क्या बोलते हैं? भुजा भुजा ही बोलेंगे। और गुणा की अवधारणा क्या कहता है कि समान राशि को कई बार जोड़ने की बजाय जितना बार जोड़ रहे हैं उससे गुणा कर दें। तो देखो 1, 2, 3, 4 बार जोड़ने के बजाय 4 से क्या करेंगे? भुजा का गुणा कर देंगे। तो इस तरह हमें वर्ग की परिमाप का सूत्र मिल जाता है। ठीक, तो ये सूत्र हमको रटना नहीं है भाई, याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं और परिमाप किसे कहते हैं। तो परिमाप का अर्थ है जितना भी भुजा है किसी आकृति में उसके माप को जोड़ देना। तो इसमें तो सभी भुजा का माप समान है, तो एक भुजा का पता चल गया तो सब का जान सकते हैं, क्योंकि 4 बार लिख के जोड़ सकते हैं या 4 से गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वर्ग है और इसकी भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। वर्ग की ये वर्ग है और इसकी भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप जानना है तो क्या करेंगे भाई? ये 6 सेंटीमीटर है, मतलब यही भुजा नहीं है। अगर ये आकृति वर्ग की है तो सभी भुजा 6-6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, तो इसका परिमाप जानना है तो इसको 4 बार जोड़ने के बजाय 4 से एक भुजा का गुणा कर देते हैं। कितना आ गया? 6×4 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से वर्ग का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है सूत्र रटने याद करने की। हमें क्या पता रहना चाहिए? वर्ग का आकृति कैसे होता है, कितना भुजा होता है और परिमाप की अवधारणा क्या होता है। फिर इस तरह सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बिना सूत्र के भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को आज के यह जो वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पूरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।